हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे वीडियो लाने के लिए, तो हमने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन के, जिसमें से तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो थे 2020 के, उसके हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डिस्कस कर रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन का भी लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम 2013 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 1 से लेके 11 तक। तो टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हिंदी में एंड इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन है, धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसको हम डेफिनेशन से समझे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसके यूनिट की बात कर ले तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम होगा। अगर आपको वोल्ट के टर्म में पूछे तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर दोनों होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नेम से ही इसका डेफिनेशन निकालेंगे। वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो। जैसे हम मान लेते हैं एक सरफेस स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे कोई चार्ज ले लेते हैं r डिस्टेंस से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा हर पॉइंट पे क्या बनेगा, इक्वल बनेगा r डिस्टेंस से। यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, तो इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल बन रहा है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल लाइन। याद रखेंगे जो इक्वी पोटेंशियल लाइन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। तो सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है। हमने यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस लिया है, कोई प्लेट भी हो सकता है या कोई रेक्टेंगुलर सरफेस भी हो सकता है। तो वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र किरणों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखें। यानी लेज़र रे का 2 मेन फीचर्स लिखना है। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है। अब हमें पॉइंट लिखने हैं तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, आपको ये हेल्प करेगा। पहला तो ये मोनोक्रोमेटिक होता है, मोनोक्रोमेटिक।
अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? वैसा लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल कलर हो, उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। दूसरा क्या होगा? कोहेरेंट होगा। कोहेरेंट कहते हैं वैसा रे जो लाइट को क्या कर रहा हो? इमिट करता हो। तो ये क्या करता है? इमिट भी करता है लाइट को, तो ये कोहेरेंट होगा। तीसरा क्या होगा? हाईली डायरेक्शनल होगा, यानी जिस डायरेक्शन में हम इसको फोकस करेंगे डायरेक्शन तुरंत चेंज कर लेगा, हाईली डायरेक्शनल। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो आप ये याद रखेंगे, आपके लिए हेल्प करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, दो संधारित्रों की धारिताएं C1 एवं C2 है, इसके पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाएं। यानी यहाँ पे दो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं C1 एंड C2, तो हम यहाँ पे शो करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो क्या करेंगे? एक सीरीज में हम जो कैपेसिटर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? हम अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, इसको मान लेते हैं A इन है, ये B है। अगर इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/C1 1/C2। तो ये हो गया जब सीरीज में कैपेसिटर को अरेंज करेंगे। जब पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा? तो ये हमने पैरेलल में इसको अरेंज किया है C1 एंड C2, इसको ले लेते हैं A, इसको B। अगर इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें तो क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। तो ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, ये सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट आ गया। फोर्थ नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान एवं वर्ग मध्य मूल मान को परिभाषित करें। यानी बोल रहा है मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिफाइन करना। तो हम जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कैसे चलता है? अपना डायरेक्शन चेंज करके। तो इसका ग्राफ हम जैसे प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? साइन फंक्शन के जैसा आता है, इस टाइप से आता है। ये हमने जो ग्राफ खींचा है पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जो साइन फंक्शन बन रहा है ये हाफ साइकिल पाई का बनेगा, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पाई। तो हम जानते हैं आई का वैल्यू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें यहाँ पे पूछा है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हाफ सर्किल को देख रहे हैं, ये हाफ साइकिल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगा। तो मीन वैल्यू की बात करें, मीन वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या होगा? टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम फॉर ए कंप्लीट वन साइकिल। पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टोटल चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहेंगे हम? मीन वैल्यू ऑफ करंट। यानी टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम फॉर ए वन कंप्लीट साइकिल,
यानी 0 से लेके 2 पाई तक जितने चार्ज फ्लो होंगे पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे? मीन वैल्यू ऑफ करंट। मीन वैल्यू जो होता है हाफ साइकिल के लिए, ये होता है 2 इंटू पीक करेंट बाई पाई। अगर हम फुल साइकिल के लिए निकालें 0 से 2 पाई में, तो यहाँ प्लस आएगा, ये यहाँ माइनस आएगा। तो फुल साइकिल के लिए जो होता है मीन वैल्यू वो 0 होता है, ये याद रखिएगा। मीन वैल्यू जो हो जाएगा फुल साइकिल के लिए ये 0 होता है। हाफ साइकिल के लिए कितना होता है? 2I0 बाई पाई। अब इसी से हम क्या निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेफिनेशन। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या कहता है? IRMS स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू, स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। तो हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना। तो इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये जो ग्राफ है निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस टाइप का। अब ये RMS वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है। तो हमने इसका क्या किया? यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो I0 का भी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आता है IRMS का वैल्यू जो आता है वो आता है पीक वैल्यू ऑफ करेंट बाई √2, या इसको हम लिखते हैं 0.707 इंटू पीक वैल्यू ऑफ करेंट। अब पीक वैल्यू ऑफ करेंट कैसे निकालेंगे? आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा साइन ओमेगा टी का, वहाँ से आपका I0 आ जाएगा। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है जो हमेशा पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल के लिए भी और फुल साइकिल के लिए भी। मगर मीन वैल्यू क्या होगा? फुल साइकिल के लिए 0 होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंसों की क्षमताएं +12 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है। इन्हें संपर्क में समअक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी 2 लेंस का पावर दिया हुआ है, +12 डायोप्टर -2 डायोप्टर, इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है। तो हमें फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। जब दो लेंस को कांटेक्ट में रखा जाए तो उसका इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाता है? P = P1 + P2। तो ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 डायोप्टर -2 डायोप्टर, तो ये कितना आ जाएगा? 10 डायोप्टर। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो हम जानते हैं फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? 1/पावर। तो इसका टोटल पावर कितना आया? 10 डायोप्टर, तो 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर आ गया। जनरली फोकल लेंथ जो लेते हैं सेंटीमीटर में लेते हैं, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। यानी एक्सरेज की 2 प्रॉपर्टीज़ को लिखनी है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। तो एक्सरे का जो पहला प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर दूसरा है एक्सरे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, यानी निर्वात में। फिर तीसरा प्रॉपर्टी है एक्सरे क्या करता है?
पार्टिकल को आयनाइज कर देता है। अगर जिस पार्टिकल से यह पास करेगा उस पार्टिकल को आयनाइज कर देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्सरेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। फिर एक्सरे जो है फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट करता है। तो ये 5 पॉइंट है, आप याद रखेंगे, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा। 7 नंबर है एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। यानी एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें डिफरेंस बताना। तो हम जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप की बात करते हैं। जब सेमीकंडक्टर को ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी के साथ, ऐड करना यहाँ पे डॉप्ड कहलाता है। जब सेमीकंडक्टर को डॉप्ड करेंगे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी के साथ, अब पेंटावैलेंट इसमें कौन सा इम्प्यूरिटी लेते हैं हम? आर्सेनिक लेते हैं, एंटीमनी लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं। ये सब क्या है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है। इसको क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे यानी डॉप्ड करेंगे सेमीकंडक्टर के साथ। तो सेमीकंडक्टर में जनरली आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलेगा जिसकी वैलेंसी 4 होती है। तो हम यहाँ पे फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे कोई सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे हमने क्या लिया है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में क्या रहेगा? 5 वैलेंसी रहेंगे। ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, 4 इसका वैलेंसी होगा। तो ये क्या करेगा? पेंटावैलेंट जो इम्प्यूरिटी होगा वो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लेगा, मगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री मूव करेगा इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन मेजर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा मेजर चार्ज कैरियर होगा। और होल जो होगा माइनर चार्ज कैरियर होगा। इसमें जो होल बनेंगे बहुत कम ही बनेगा। तो होल जो होगा माइनर चार्ज कैरियर होगा। ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कहते हैं जब सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी के साथ ऐड करवाते हैं यानी डॉप्ड करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब वो कैसे कहते हैं यहाँ पे हम समझेंगे। तो ट्राईवैलेंट जो इम्प्यूरिटी लेते हैं वो बोरॉन लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं जनरली। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है, 4 इसका वैलेंसी रहता है। इसको हमें डॉप्ट करवाना है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी के साथ, यानी 3 वैलेंसी होगा। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है, ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब चौथा बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ। अब चौथा बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए इसको क्या चाहिए?
इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पुरेंगे तभी चौथा बॉन्ड बनाएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये किसी सेमीकंडक्टर से लेगा जो ज़्यादा करीब होगा। तो जैसे ही यहाँ पे लेगा, इसके साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ये सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो पहले इलेक्ट्रॉन था उसके पास होल बच जाएगा। तो ये जैसे ही लिया, इसको क्या कहेंगे हम, निगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, किसी सेमीकंडक्टर से एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो इसमें जो होल रहता है मेजर रहता है, यहाँ पे माइनर था। जो होल होगा मेजर चार्ज क्रिएट होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे माइनर चार्ज क्रिएट होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है। आप ये याद रखेंगे, आपको लॉन्ग टाइप आंसर में भी ये हेल्प करेगा। 8 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियम लिखें। यानी लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो लेंज लॉ समझने के लिए उससे पहले फ्राइडेज लॉ आने चाहिए। तो फ्राइडेज लॉ कहता है, जब कोई मैग्नेट हम लेते हैं, इसका मैग्नेटिक लाइन हम दिखा रहे हैं, नॉर्थ से डायरेक्शन होगा इसका साउथ की तरफ। किसी मैग्नेट को जैसे ही हम कंडक्टर के पास लाते हैं, यानी चालक के पास, तो इसमें क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। ईएमएफ इंड्यूस करता है। ईएमएफ इंड्यूस करने के कारण इसमें क्या आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, यानी प्रेरित धारा। अब इसमें जैसे ही अगर ये ज़्यादा पास आया तो इसमें इंड्यूस करंट बढ़ता ही रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए, इस मैग्नेट में जो फ्लक्स है, ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए हैं, वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अब कैसे करेगा, जैसे ये नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो ये जो है नॉर्थ पोल जैसा एक्ट करने लगेगा। तो ये दोनों पोल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम पोल जो होते हैं, लाइक पोल क्या करता है, रिपेल टू ईच अदर, यानी प्रतिकर्षण करता है एक दूसरे को। तो ये क्या करेगा, हटाना चाहेगा। यानी न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये बेस्ड है। तो लेंज लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, न क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा। तो ये आप याद रखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है। 9 नंबर है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी क्षमता से आप क्या समझते हैं। यानी यहाँ पे पूछा है ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज किया जाता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई करंट का अल्टरनेटिंग वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ऑफ लो करंट के हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में हम चेंज करते हैं। इसके एफिशिएंसी की बात करें ट्रांसफार्मर के, तो इसको ईटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अब इनपुट पावर में जो लॉसेज हुए होंगे उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो इनपुट लिखेंगे
प्लस लॉसेज जो होगा, वाइंडिंग लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, तो ये लॉसेज भी हम लिखेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या हो गया? इट इज़ ए रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर प्लस लॉसेज। तो ये याद रखेंगे। 10 नंबर है, द ब्राय तरंग क्या है? इसकी तरंग दैश का व्यंजक लिखे। यहाँ पे डी ब्रॉगली वेव के बारे में पूछ रहा है और इसका एक्सप्रेशन लिखना है वेवलेंथ के लिए। तो डी ब्रॉगली वेव कहता है कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा वो डबल कैरेक्टर शो करेगा। पहला वेव कैरेक्टर शो करेगा, दूसरा पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगा। अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम जानते हैं E इक्वल टू hc/λ, और आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन से हम जानते हैं E इक्वल टू mc²। m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल है। अब क्या करेंगे, दोनों एनर्जी को अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बनेगा? mc² इक्वल टू hc/λ। अब यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा हमें निकालना है तो लैम्डा को इधर ट्रांसफर करेंगे। लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? h/mc। अब c यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा ये, तो h/p हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन आता है लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ पे h क्या है? एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, p क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। 11 नंबर है, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं? यानी एडी करंट के बारे में पूछा है। एडी करंट क्या है? एक प्रेरित धारा है, यानी इंड्यूस करंट है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण उत्पन्न होता है किसी चालक में। तो आप याद रखेंगे। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please support to my channel, and if any doubts regarding this question, then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.